मुझे फ्रेंच पढ़ना छोड़ना होगा, क्योंकि मुझे अभी तक फ्रेंच तो ढंग से बोलना और लिखना भी नहीं आता। काश मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ा होता। मैंने जो टाइम वेस्ट करा है बर्ड्स के एक को हंट करने में, वो नहीं करा होता। काश मैंने जो टाइम वेस्ट करा है सार रिवर के पास खेलने में, उस टाइम को मैंने वेस्ट नहीं किया होता। काश मैंने फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ा होता। कुछ वक्त पहले तक तो मुझे जो फ्रेंच बुक्स थे ना, वो बहुत ज्यादा हेवी, मतलब कि मुझ पर बहुत ज्यादा बर्डन लगते थे। लेकिन अब वही बुक मुझे एक बेस्ट फ्रेंड की तरह लग रहा है, जिसे मैं छोड़ना नहीं चाहता। वैसे मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि आज MML गुस्सा क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद आज MML का आखिरी दिन है इस स्कूल में, और कोई भी टीचर अपने आखिरी दिन ऑफ स्कूल में गुस्सा तो नहीं करेगा ना। और शायद अब मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि MML ने इतना अच्छा ड्रेस क्यों पहन रखा है। आखिर आज वह स्पेशल ओकेजन क्या है। मुझे इस बात को सोचकर बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि अब मैं MML से कभी भी नहीं पढ़ पाऊंगा, और शायद अब तो मैं कभी फ्रेंच ही नहीं पढ़ पाऊंगा। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि जो लास्ट बेंच में विलेजर्स बैठे हुए हैं ना, वो शायद बस इसलिए आए हैं ताकि वो MML को गुड बाय कह सके। एक आखिरी बार जो MML ने पिछले 40 साल से, बेसिकली जो MML थे ना, वो पिछले 40 साल से उस स्कूल में पढ़ा रहे थे। तो जो विलेजर्स थे वो चाहते थे कि वो एक आखिरी बार उनके फेथफुल सर्विसेज को, जो उन्होंने 40 साल तक पढ़ाया है, उसके लिए वो वहाँ पे आए हैं, और वो उन्हें एक लास्ट गुड बाय कहना चाहते हैं। बेसिकली जो विलेजर्स हैं वो उन्हें शुक्रिया और गुड बाय कहने आए। ये सब कुछ मुझे समझ ही आया होता है कि तभी MML मुझे बोलते हैं कि फ्रांस अब तुम्हारी बारी है, चलो मुझे पार्टिसिपल्स के रूल्स के बारे में बताओ। मैं खड़ा होता हूँ और फिर कोशिश करता हूँ कि मैं बिल्कुल सही बोलूंगा, बिल्कुल क्लियर बोलूंगा, लेकिन जैसे ही मैं बोलना स्टार्ट करता हूँ, मैं पहला वर्ड बोलता हूँ, मैं तभी डगमगा जाता हूँ, क्योंकि मैंने अच्छे से पढ़ा ही नहीं होता है। लेकिन जो MML होते हैं ना, वो यूजुअली अगर मुझे इस हालत में देखते तो बहुत ज्यादा डांटते, लेकिन आज वो मुझे डांटते नहीं है, बल्कि कहते हैं कि फ्रांस में तुम पे चीखूंगा नहीं, लेकिन तुम्हें बुरा लगना चाहिए, क्योंकि तुम रोज कहते थे ना कि तुम इन सब चीजों को पढ़ कर आओगे, इन सब चीजों को जल्दी सीख जाओगे। लेकिन देखो अब क्या हुआ है, तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज अच्छे से बोलना और लिखना भी नहीं आता है, और ये एल्सेक डिस्ट्रिक्ट की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वैसे भी अब कल से तुम लोग फ्रेंच तो पढ़ने वाले हो नहीं, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट में अब फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। और कल से जो लोग तुम्हें रूल करने आएंगे, जो लोग हमें रूल करने आएंगे, अब उनके पास पूरा राइट है कि वो लोग कह सके कि तुम लोग तो कहते हो कि तुम लोग फ्रेंचमैन हो, लेकिन तुम सभी को अपनी खुद की लैंग्वेज नहीं आती। पर फ्रांस, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती मेरे और तुम्हारे पेरेंट्स दोनों की है। तुम्हारे पेरेंट्स तुम पे ध्यान नहीं देते थे कि तुम क्या पढ़ रहे हो। उनको तो बस यही मतलब था कि तुम फार्म में जाकर, मिल में जाकर काम करो और कुछ पैसे कमा कर लाओ। और ऐसा नहीं है कि मैं ब्लेम करने के लायक नहीं हूँ, मैं भी ब्लेम करने के लायक हूँ, क्योंकि कई बार मैं तुम्हें गार्डन में प्लांट्स को पानी देने भेज दिया करता था, जबकि मैं तुम्हें रोक कर कह सकता था कि तुम फ्रेंच लैंग्वेज पे ध्यान दो और इस लेसन को अच्छे से पढ़ो। और कभी कभी जब मेरा फिशिंग करने का मूड होता था, तब मैं तुम्हें छुट्टी दे दिया करता था। तो हाँ, मैं भी ब्लेम करने के लायक हूँ। और फ्रेंच लैंग्वेज इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और हमें इसे बचा कर रखना होगा। हम इसे ऐसे ही नहीं गवा सकते हैं। और जब जब इस दुनिया में एक पर्टिकुलर जगह के लोगों को कैद किया जाता है, तो जब तक उनके पास उनकी लैंग्वेज एज अ वेपन रहती है, उनकी लैंग्वेज उनके पकड़ में रहती है, तब तक उनके पास इंस्लेवमेंट की चाबी होती है। इसलिए हमें भी अपने लैंग्वेज में पकड़ रखना पड़ेगा, तभी हमारे पास भी इंस्लेवमेंट की चाबी रहेगी और हम भी इस कैद से आजाद हो पाएंगे। क्योंकि जो कंट्री स्लेव बन चुकी है, अगर वो कंट्री उनकी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर दे जिनके अंदर वो स्लेव बनी है, तो उस कंट्री को कोई भी आजाद नहीं करवा सकता, और वो कंट्री हमेशा के लिए अपनी पहचान खो जाएगी, और वो कंट्री हमेशा एक दूसरे कंट्री के अंदर गुलाम रह जाएगी। इसलिए हमें हमारे लैंग्वेज पे हमेशा पकड़ रखना चाहिए, ताकि हम एक दिन आजाद हो सके। इसके बाद MML एक ग्रामर की बुक लेते हैं और उसमें एक लेसन को खोलकर सबको पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये पहली बार था जब मुझे MML जो कुछ भी पढ़ा रहे थे, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा था। इवन जो MML भी थे ना, वो भी काफी इंटरेस्ट के साथ, काफी डिटेल में उस चैप्टर को, उस लेसन को पढ़ा रहे होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये उनका दी लास्ट लेसन है, और वो नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी स्टूडेंट, उनका कोई भी बच्चा उस ग्रामर के लेसन को ना समझ पाए। इसलिए MML को खुद जितना भी पता था फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, और उस लेसन से रिलेटेड उन्हें जितना भी पता था, वो सभी कुछ डिटेल में सामने वाले स्टूडेंट्स को समझाना चाहते थे। फिर MML ग्रामर सेक्शन कंप्लीट करवाने के बाद राइटिंग सेक्शन को भी कंप्लीट कराने की कोशिश करते हैं। और फिर इसके बाद MML ने अपने सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी कॉपीज, बेसिकली जो नोटबुक होता है ना, वो लाया होता है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और उन सारे कॉपीज के ऊपर
ऊपर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक, फ्रांस एल्सेक, मतलब कि जो एल्सेक डिस्ट्रिक्ट है ना वो हमेशा से फ्रांस का था और फ्रांस का रहेगा। और फिर जब सारे कॉपीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और सभी के बेंच के ऊपर रखा जाता है ना, तो ऐसा लग रहा था कि लाइन से जो कॉपीज है ना वो कॉपीज नहीं है बल्कि एक फ्लैग है, और जो सारे फ्लैग है ना वो एक रॉड के माध्यम से, बेसिकली बेंच ऐसे ऐसे करके रखे जाते हैं ना, तो ऐसा लग रहा था कि एक रॉड के माध्यम से सारे जो फ्लैग्स है वो कनेक्टेड है। मतलब कि वो जो कॉपीज को बेंच में रखा जाता है इस अरेंजमेंट में रखा जाता है कि ऐसा लग रहा था कि जो भी कॉपीज है ना लाइन से, वो कॉपीज नहीं बल्कि फ्लैग है और सभी एक बड़े से मोटे से रॉड से कनेक्टेड है। इसके बाद पूरा क्लास शांत हो जाता है और सभी अपने कॉपी में लिखने लगते हैं। इस मोमेंट पे इतना ज्यादा पिन ड्रॉप साइलेंस था कि सिर्फ स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स की आवाज सुनाई दे रही थी। मतलब कि इस मोमेंट पे जो बच्चे अपने कॉपी में लिख रहे थे ना पेन से, बस उस चीज की आवाज सुनाई दे रही थी और किसी चीज की आवाज नहीं आ रही थी। इसी बीच क्लास में एक मच्छर मतलब कि मॉस्किटो घुस जाता है। लेकिन स्ट्रेंज बात तो ये थी कि पूरे क्लास में एक भी बच्चा रिएक्ट नहीं करता है। इससे पहले क्या होता था ना कि अगर क्लास में कोई भी बग घुस जाता था या फिर कोई इंसेक्ट घुस जाता था तो पूरा क्लास पैनिक करने लगता था और इसलिए सभी लोग चिल्लाने लगते थे। लेकिन आज कोई भी रिएक्ट नहीं करता है। सभी एमएमएल को लेके बहुत ज्यादा अटेंटिव थे। इवन हमारे क्लास के ऊपर कुछ कबूतर बैठे हुए थे, मतलब पीजन्स बैठे हुए थे, इवन वो तक साउंड नहीं कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो लोग भी एमएमएल की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि क्या जर्मन्स पीजन्स लोग को भी बोलेंगे कि वो लोग अपना लैंग्वेज चेंज करके जर्मन बोलना स्टार्ट कर दे, जैसे कि वो लोग हमें फोर्स कर रहे हैं कि हम फ्रेंच छोड़कर उनकी लैंग्वेज बोलना स्टार्ट कर दे। फिर मैं नोटिस करता हूँ कि जो एमएमएल होते हैं ना वो पूरी क्लास को ध्यान से देख रहे होते हैं, ऐसे देख रहे होते हैं मानो वो एक ही बार में पूरी क्लास की फोटो अपने आंखों में, अपने दिमाग में कैद करना चाहते हो, क्योंकि वो पिछले 40 साल से इसी स्कूल में पढ़ा रहे थे एंड अनफॉर्चुनेटली अब उन्हें ये स्कूल छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि आखिर पिछले 40 साल में क्या क्या बदला है। वैसे देखा जाए तो ज्यादा कुछ नहीं बदला है, बस जो मेरे सामने डेस्क और चेयर और टेबल्स रखे हुए हैं वो थोड़े पुराने हो गए। 40 साल पहले जो मैंने वैलनट ट्री का प्लांट लगाया था वो अब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, बेसिकली वो एक ट्री बन चुका है। और जो 40 साल पहले मैंने हॉपवाइन का प्लांट लगाया था वो इतना ज्यादा लंबा हो चुका है कि अब वो स्कूल के रूफ मतलब स्कूल के छत तक आता है। तो हाँ, पिछले 40 सालों में इतना ज्यादा कुछ नहीं बदला है। राइटिंग सेक्शन के बाद लेसन ऑफ हिस्ट्री होता है और इसके बाद होता है फेनोटिक्स। फेनोटिक्स में सभी बच्चे, सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल छोटे बेबीज की तरह सारे अल्फाबेट को रिसाइट कर रहे होते हैं, जो फ्रेंच अल्फाबेट्स होते हैं ना उन्हें। फिर मुझे सुनाई देता है कि एमएमएल की जो बहन है, जो सिस्टर है, वो पैकिंग करके वहां से निकल रही होती है क्योंकि अगले ही दिन उन्हें एल्सेक छोड़कर जाना था। और फिर इसके बाद चर्च का घंटा बजता है और जो क्लास होता है वो खत्म हो जाता है। फिर मैं देखता हूँ कि जिन सोल्जर्स को मैंने सुबह में देखा था मार्च पास्ट करते हुए, वो सभी वापस आ रहे होते हैं, वो भी ढोल बाजा बजाते हुए। और फिर इसके बाद क्योंकि क्लास खत्म हो जाता है तो सभी विलेजर्स जो पीछे बैठे हुए थे वो खड़े हो जाते हैं एमएमएल को रिस्पेक्ट देने के लिए। इवन जो ओल्ड हाउसर भी होते हैं ना वो भी खड़े हो जाते हैं। पहले तो ओल्ड हाउसर अपने चश्मे को पहनते हैं, बुक को हाथ में लेते हैं और फिर खड़े होकर बोलने लगते हैं। लेकिन जब वो बोल रहे होते हैं ना तो ऐसा लग रहा था कि वो बिल्कुल रोने जैसा हो चुके हैं। वो जो ओल्ड हाउसर थे उनकी आवाज में बहुत ज्यादा कपकपाहट थी और इससे साफ पता चल रहा था कि वो रो रहे हैं। और एक तरफ तो ये देखकर काफी फनी लग रहा था कि वो इतने मैच्योर है, इतने ज्यादा ओल्ड है, फिर भी रो रहे हैं। लेकिन एक तरफ मैं भी बिल्कुल ओल्ड हाउसर की तरह ही एमएमएल को लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका था। बस एमएमएल को लेकर नहीं, इस लास्ट लेसन को लेकर। इसके बाद मैं क्लास से कुछ कहना चाहता था, आई, लेकिन मैं कुछ कह नहीं पाता हूँ। इसलिए मैं मुड़ता हूँ बोर्ड की तरफ और अपने हाथ में चौक लेता हूँ और जितना बड़ा हो सकता था उतने बड़े लिखने की कोशिश करता हूँ और लिखता हूँ वी आर लव फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। इसके बाद एमएमएल जो होते हैं ना वो हमारी तरफ टर्न नहीं होते हैं, वो वॉल के साइड ही रहते हैं। इसके बाद एमएमएल थोड़ा बेंड होते हैं और अपने जेस्चर से बताते हैं कि अब क्लास खत्म हो चुका है और वो अब जा रहे हैं। एंड इस तरह से तुम्हारा ये जो स्टोरी है वो खत्म होता है। देखो, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आता है तो तुम प्लीज शेयर कर दिया करो, तभी व्यूज आएंगे, और अगर व्यूज आएंगे तभी तो वीडियो रैंक करेगा, और अगर वीडियो रैंक ही नहीं करेगा तो फिर ये वीडियो किसी तक पहुंचेगा ही नहीं। ठीक है, मतलब मैं लालची नहीं हो रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि सभी तक ये वीडियो पहुंचे। इसमें लालच भी ऐड कर लो थोड़ा सा। ठीक है, तुम लोग से मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आई होप सो तुम लोग इस वीडियो में 2K लाइक्स कर दोगे। कमेंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग कमेंट ही नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा ना वीडियो अच्छी थी, बुरी थी, नॉर्मल थी, एवरेज थी। और हाँ,
कुछ तुम्हें लाइक कहीं पे प्रॉब्लम लगे, कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा, तो तुम लोग कमेंट कर दिया करो कि इस पार्ट को तुमने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, मतलब तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं यार भैया हूँ तुम्हारा, टीचर थोड़ी हूँ। अब मैं जा रहा हूँ, बाय बाय।